नितिन मध्यम वर्गीय परिवार का एक सुंदर लड़का था। शहर में उसके पास 2 मकान, एक गाड़ी थी। जमीन जायदाद की भी कमी नहीं थी। वो अपनी छोटी बहन शिखा और माँ सुमन के साथ रहता था। उसके पिता का हाल ही में निधन हो गया था, इसीलिए सुमन ने अपने बेटे के सामने गांव का पुराना मकान बेचने का प्रस्ताव रखा। गांव में उनका पुराना मकान और 2 एकड़ जमीन थी, जो दादाजी ने नितिन के नाम पर कर दी थी। नितिन के दादाजी नितिन को बहुत प्यार करते थे, पर अब गांव में उनके परिवार से कोई रहता नहीं था। सब शहर में आकर बस गए थे। इसीलिए सुमन ने गांव का मकान और जमीन बेचने का निर्णय लिया। नितिन सुबह की बस पकड़ के अपने गांव निकल पड़ा। गांव शहर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर था। बस रास्ते में रुकते रुकते और नए पैसेंजर को लेते हुए आगे बढ़ रही थी। बस गांव से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर थी कि उसमें एक बेहद सुंदर लड़की और उसके साथ उसकी मौसी और बहन चढ़ने लगे। नितिन बस में चढ़ते उतरते लोगों को देख रहा था। उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर गई और उसी पर ठहर गई। उसकी प्यारी सी मुस्कान और सीधे साधे ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। एक तेज हवाओं का झोंका आया और उसके दुपट्टे से उसका मुंह ढक गया। वो दुपट्टा ठीक करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी, पर चंचल पवन उसकी दुश्मन बनी हुई थी। नितिन को उससे पहले नज़र में ही प्यार हो गया। उसको लगने लगा कि उसका बरसों का इंतजार जैसे खत्म हो गया। जैसे ही उस लड़की ने अपने चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया, उसकी नज़र नितिन पर पड़ी। वो उसी की तरफ बिना पलक झपकाए टुकुर टुकुर देख रहा था। वो भी नितिन को देखकर मुस्कुराई और शर्मा के उसने अपनी आंखें फेर ली। गांव आते ही बस रुकी लड़की ने नितिन को एक नज़र देखा और फिर अपनी मौसी और बहन के साथ बस से उतर गई। ये तो वही गांव था जहां नितिन को भी उतरना था। नितिन भी बस से उतरा और गांव के कच्चे रास्ते पर चलने लगा। लड़की, उसकी मौसी और बहन आगे चल रहे थे और नितिन उनके पीछे पीछे चल रहा था। पीछा करने का उसका कोई इरादा नहीं था, पर सबकी मंजिल एक ही गांव थी। लड़की ने अपनी मौसी से कहा, वो लड़का कब से हमारे ही पीछे पीछे आ रहा है, पता नहीं कौन है ये अजनबी। लड़की की मौसी रुकी, पीछे देखा और नितिन को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और पूछा, कौन हो भाई, पहले तो कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं मैंने। नितिन उनकी ओर मुस्कुराया और बोला, मौसी, मैं भगत सिंह का बेटा हूँ। मेरे दादा रामदास जी का पुराना मकान और थोड़ी ज़मीन है यहाँ पर। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और गांव में भी हमारे परिवार से अब यहाँ कोई नहीं रहता, तो मैं उस ज़मीन और मकान को बेचने के लिए शहर से गांव आया हूँ। मौसी खुश हो गई और नितिन की पीठ थपथपा कर बोली, तुम तो हमारे पड़ोसी के बेटे हो। उनका घर हमारे घर के बगल में ही है। बहुत छोटे थे तब तुम्हें देखा था, चड्डी पहन के हमारे सामने घुमा करते थे। अब तो जवान खूबसूरत हो गए हो। चलो हमारे घर खाना खाकर ही जाना। मौसी की बात सुनकर नितिन थोड़ा शर्मा गया और वो 2 लड़कियां मन ही मन में हंसने लगी। नितिन मौसी के साथ गांव की तरफ चलने लगा और मौसी की बातें भी शुरू हुई, जो कि पूरे रास्ते पर चली। पूरे गांव की बातें कर डाली उन्होंने और उनके साथ चल रही उनकी बेटी शिखा और उनकी बहन की बेटी दीप्ति का परिचय दिया। नितिन और दीप्ति ने एक दूसरे के सामने देखा और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। मौसी बातें किए जा रही थी और नितिन और दीप्ति एक दूसरे को छुप छुप कर देख रहे थे। उतने में मौसी का घर आ गया। दोपहर का समय था, सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। मौसी ने दीप्ति को पानी लाने को कहा। दीप्ति ने सबको पानी पिलाया और फिर मौसी के कहने पर खाना बनाने चली गई। सब लोग खाना खाने बैठे। दीप्ति के हाथ की रसोई का एक निवाला मुंह में लेते ही नितिन तो जैसे उसका दीवाना हो गया। माँ के खाने के स्वाद के बाद ये पहली बार हुआ था कि किसी के हाथ का खाना उसे इतना पसंद आया हो। वो खाने की तारीफ कर रहा था और खाना खाए जा रहा था और दीप्ति भी बहुत प्यार से खाना परोसे जा रही थी। खाना खाने के बाद मौसी ने नितिन को
उनके पास यहाँ ही रुक जाने को कहा। थोड़ी देर में दीप्ति के मौसाजी भी आ गए। शाम होते ही मौसाजी नितिन को उसके मकान और जमीन के दर्शन करवाने ले गए। नितिन ने उसकी माँ को फ़ोन पर बता रखा था कि वो आलोक चाचा और केतकी मौसी के यहाँ रुक रहा है। उसकी माँ को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने पहले से ही एजेंट से ज़मीन और मकान के लिए बात कर रखी थी, इसीलिए ज़मीन का खरीदार उन्हें मिल गया था, पर घर का अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला था। दूसरे दिन कागजी कार्रवाई करने नितिन को जाना था। मौसाजी भी साथ जाने वाले थे। रात को खाना खाने के बाद सब आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। अगल बगल के पड़ोसी भी आलोक से मिलने के लिए इकट्ठा हुए और उनसे ढेर सारी बातें की। नितिन को यहाँ अपनापन लग रहा था। दीप्ति और शिखा ने घर की छत पर गद्दे बिछाए और सब रात को छत पर सोने के लिए चले गए। नितिन दीप्ति से बातें करने का मौका ढूंढ रहा था, पर उसे वो मिला ही नहीं। आधी रात को जब सब सो रहे थे, तब अचानक नितिन की आंख खुली। दीप्ति पानी के घड़े के पास खड़ी पानी पी रही थी। पता नहीं क्यों आज उसे भी नींद नहीं आ रही थी। मौसी और मौसा घोड़े बेचकर सो रहे थे और शिखा सोने का नाटक कर रही थी। नितिन उठा और दीप्ति की तरफ बढ़ने लगा। दीप्ति थोड़ी हिचकिचाई, पर यही मौका था जब वो नितिन से अपने दिल की बात कर सकती थी। वो भली भांति समझ गई थी कि नितिन उसे मन ही मन में चाहने लगा है। उसने मन में सोचा कि शायद वो उसे अपने दिल की बात बताने ही आ रहा हो, तो वो पानी पीने का नाटक करते हुए वहीं खड़ी रही। नितिन दीप्ति के पास पहुंचा और तभी दीप्ति ने पानी से भरा हुआ ग्लास नितिन की तरफ आगे बढ़ाया। नितिन ने भी मौका देखते हुए ग्लास के साथ साथ उसके हाथों को अपने हाथों से छू ही लिया। दीप्ति के बदन में मानो बिजली सी चल पड़ी। उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। नितिन ने अभी ग्लास को ठीक से पकड़ा भी नहीं था, इसीलिए वो नीचे गिरने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से ग्लास को नीचे गिरने से बचाया और फिर धीमी आवाज में बोला, दीप्ति, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम भी मुझको पसंद करती हो तो मैं मेरी माँ से इस बारे में बात करूँ। दीप्ति ने नितिन से नज़र मिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनते ही नितिन खुशी से झूम उठा और उसने दीप्ति का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मन तो उसका दीप्ति को अपनी बाहों में थाम लेने का था, पर मौसी और मौसा की हाजिरी ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में पकड़े काफ़ी देर वहीं खड़े रहे। तभी मौसी जी के खांसने की आवाज़ आई और वो अपनी नज़रों से वहाँ किसी को खड़ा देख उससे पानी मांगने लगी। दीप्ति ने मौसी की आवाज़ सुनकर तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और मौसी को पानी देने चली गई। नितिन भी अपनी जगह पर जाकर सो गया। दोनों रात भर एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहे। सुबह होते ही शिखा दीप्ति को चिढ़ाने लगी। वो छुप छुप कर नितिन और दीप्ति को देख रही थी। उसे तो दीप्ति को छेड़ने का बहाना मिल गया। आज नितिन को वापस शहर जाना था। वो नहा धोकर तैयार हुआ और मौसा जी के साथ जमीन के कागजी कार्यवाही करने निकल पड़ा। सब काम निपटा कर वो लोग दोपहर को वापस आए। नितिन और मौसा जी ने खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद नितिन शहर की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हुआ। उसने सबसे विदा ली, पर दीप्ति कहीं नजर नहीं आ रही थी। नितिन जैसे ही बस स्टेशन के करीब पहुंचने की तैयारी में था, अचानक दीप्ति उसके सामने आ गई। दीप्ति को सामने देखकर नितिन खुशी से उछल पड़ा। दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें की और जल्दी ही फिर से मिलने के वादे के साथ नितिन ने उससे विदा लेते हुए उसके सर को चूम लिया। नितिन को दूर जाते हुए देख दीप्ति का मन उदास हो गया और वो उसको तब तक देखती रही जब तक कि वो बस में बैठकर आंखों से ओझल ना हो गया। उसकी आंखें भर आईं। उधर नितिन की माँ और बहन उसकी राह देख रहे थे। घर पहुंचते ही नितिन अपनी माँ के गले लिपट गया। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी माँ से छुपी नहीं थी। माँ ने मजाक मजाक में ही उससे पूछ लिया कि गांव में अपने लिए कोई लड़की पसंद करके आ गया है क्या। नितिन के मुंह से निकल गया, माँ तुमको कैसे पता चला।
सुमन बोल उठी, तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नहीं पता होगा तुम्हारे दिल की बात तो कौन जानेगा। बताओ वो खुशनसीब कौन है? नितिन ने माँ से कहा। केत की चाची की बहन की लड़की दीप्ति। दीप्ति का नाम सुन के सुमन का मन थोड़ा कड़वा हुआ, पर अपने मन की बात उन्होंने नितिन के आगे जाहिर नहीं होने दी और बोली, ठीक है, पहले हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। नितिन खाना खाते समय दीप्ति के हाथ की रसोई की तारीफ करता रहा और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, तुम दीप्ति से मिलोगी ना? माँ, तुम हमारे रिश्ते की बात करोगी ना? सुमन ने अपने भाव छुपाते हुए कहा, हाँ हाँ, पहले तू खाना खा ले और सो जा, कल देखेंगे। खाना खाकर नितिन अपने रूम में चला गया और सो गया। सुमन घर का काम निपटाकर सोने चली गई, पर सारी रात उन्हें नींद नहीं आई। नितिन और दीप्ति के बारे में सोच सोचकर वो करवटें बदलती रहीं। दरअसल सुमन अपने बेटे के लिए एक अमीर घराने की बेटी ढूंढ रही थी, जो अपने साथ खूब सारा पैसा लेकर आए, और वो जानती थी कि दीप्ति एक गरीब परिवार की बेटी है। उसके माता पिता ठीक से उसकी शादी करवा सके उतने पैसे भी उनके पास नहीं हैं। दूसरी तरफ बेटी की खुशी का सवाल था। उन्होंने नितिन को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार जैसे तैसे रात कट गई और सूरज नई सुबह लेकर आ गया। सुमन नहा धोकर पूजा पाठ कर रही थी, तभी नितिन उठा और नहाने चला गया। सुमन ने चाय नाश्ता तैयार किया। नितिन चाय पीने जा ही रहा था कि फिर से उसने दीप्ति की बात छेड़ दी। सुमन ने प्यार से उसे दीप्ति से शादी ना करने के लिए समझाया, पर नितिन जिद पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ दीप्ति से ही करेगा, वरना नहीं करेगा। आखिरकार सुमन को बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने केतकी को फोन लगाया और नितिन दीप्ति की शादी की बात चलाई। केतकी और आलोक तो पहले से ही दीप्ति और नितिन के बारे में सोच रहे थे, पर नितिन का खानदान थोड़ा ऊंचा होने के कारण झिझक रहे थे। उन्होंने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उन्होंने दीप्ति के माता पिता से पूछने की भी देरी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि दीप्ति के लिए नितिन से अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता था। दीप्ति को इस बात का पता चलते ही उसके तो जैसे पंख निकल आए और वो खुशी से नाचने लगी। 2 दिन बाद नितिन, शिखा, सुमन और उसके रिश्तेदार नितिन की सगाई के लिए गांव पहुंचे। घर के लोगों की उपस्थिति में नितिन और दीप्ति की सगाई की गई। नीले कलर की साड़ी में दीप्ति बेहद सुंदर लग रही थी। आज उसका रूप और भी निखर के आ रहा था। ये शायद नितिन के प्यार की वजह से ही था। सुमन ने अपनी बहू को थोड़ी भेंट सौगात दी। दीप्ति के परिवार ने भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और बहुत प्यार से खाना खिलाया, पर सुमन और उनके कुछ रिश्तेदारों को उसमें थोड़ी बहुत कमियां नजर आ गई। शिखा और सुमन उनके रिश्तेदारों के साथ शहर वापस चले गए, पर नितिन यहाँ 1 दिन के लिए रुक गया। उस दिन नितिन और दीप्ति ने बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया, ढेर सारी बातें की। दूसरे दिन नितिन ने शहर जाते समय दीप्ति को प्यारी सी सोने की बालियां दी। दीप्ति के कहने पर नितिन ने अपने हाथों से वो बालियां उसे पहनाई। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, सब बाहर आंगन में थे। तो नितिन ने दीप्ति को अपनी बाहों में ले लिया और उसको गले से लगा लिया। तभी शिखा वहां आ टपकी और शर्मा के उसने अपना हाथ अपनी आंखों पर रखा और दोनों को चिढ़ाने लगी। तभी बाकी के लोग भी घर में आ गए और शिखा चुप हो गई। जाते समय नितिन ने शिखा को भी गिफ्ट में परफ्यूम की बोतल दी और सबसे विदा लेकर शहर के लिए निकल गया। नितिन और दीप्ति हर रोज फोन पर घंटों बातें करते। नितिन को जब भी छुट्टी मिलती वो दीप्ति से मिलने गांव आ जाता। ऐसे करके 1 महीना बीत गया और घर वालों ने दोनों की शादी के लिए पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाया, जो अगले महीने का था। परिवार वाले शादी की तैयारी में लग गए। देखते ही देखते महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला और आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। 16 श्रृंगार करके दीप्ति बेचैनी से बारात की राह देख रही थी। तभी जोर जोर से बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दी। दीप्ति से रुका नहीं गया,
उसकी सहेलियां खिड़की में खड़ी होकर चुपके से जाकर बारात को देख रही थी और दीप्ति नितिन को। दूल्हे के जोड़े में वो बेहद आकर्षक लग रहा था। दीप्ति के माता पिता ने एवं मौसी मौसा ने बारात का स्वागत किया। दीप्ति की मां ने नितिन को तिलक लगाया और उसकी नाक खींची। उनके यहाँ ये रिवाज था। सारे बाराती अपनी जगह पर बैठ गए और नितिन शादी के मंडप में जाकर बैठ गया। पंडित जी ने मंत्र का उच्चारण चालू किया। बारातियों का स्वागत ठंडाई से किया गया। सब दुल्हन के मंडप में आने की राह देख रहे थे, खासकर नितिन। तभी पंडित जी ने दुल्हन को मंडप में बुलाने का आदेश दिया। सभी उस घर की ओर देख रहे थे जहां से दीप्ति बाहर आने वाली थी। मकान का दरवाजा खुला और दीप्ति अपने कदमों से चलकर धीरे धीरे बाहर आई। वो परियों से भी अधिक सुंदर लग रही थी। नितिन की आंखें तो उस पर जैसे ठहरी गई। वो धीरे धीरे चलती नितिन के पास आकर बैठी। पंडित जी ने शादी की बाकी रस्म संपन्न की और विवाह पूर्ण हुआ। नितिन जब अपने जूते पहनने गया तो वहां से गायब थे, जो शिखा और उसकी सहेलियों ने चुरा लिए थे। वे नितिन से जूते के बदले पैसे मांगने लगी। नितिन ने 1000 रुपए शिखा को दिए और शिखा ने अपने जीजाजी को जूते वापस कर दिए। ये सब कुछ देखकर सुमन ने अपना मुंह बनाया, पर किसी का उस पर ध्यान ही नहीं था। सब अपनी मस्ती में मस्त थे। दीप्ति और नितिन की खुशी में शामिल सब लोग खुश थे। विदाई का समय हो गया। दीप्ति अपने माता पिता और मौसी मौसा तथा शिखा के गले लगकर खूब रोई। नितिन ने उसे संभाला और वो कार में बैठ गए और बारात शहर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर नितिन की मां ने अपनी बहू का स्वागत किया और ससुराल पक्ष की रस्में शुरू हुई। सिक्का खोजने की रस्म में दीप्ति की जीत हुई और ये देखकर सुमन को दुख हुआ, पर वो सबके सामने खुश होने का दिखावा करती रही। सारी रस्मों के बाद दीप्ति को उसके कमरे में बिठाया गया। बहुत रात हो गई थी। सारे रिश्तेदार लगभग चले गए थे। नितिन अपने कमरे में जाने लगा। शिखा ने दरवाजा रोककर उससे नेक मांगा तो नितिन ने उसे भी 1000 रुपए दिए, पर वो नहीं मानी। नितिन ने जब 5 नोट 1000 की उसके हाथ में रखी तब उसने नितिन को अंदर जाने दिया और बाहर से उसका दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में दीप्ति नितिन की ही राह देखकर बैठी हुई थी। नितिन उसके पास आकर बैठा, उससे प्यार भरी बातें की और बड़े प्यार से उसने दीप्ति का हाथ अपने हाथ में लिया। दोनों की रूह के साथ साथ जिस्म भी एक हुए। दूसरे दिन सुबह 5 बजे सुमन ने दरवाजा खटखटाया। दीप्ति तुरंत ही जग गई और दरवाजा खोला तो सुमन ने बताया कि आज माता के मंदिर दर्शन के लिए जाना है, इसीलिए दोनों जल्दी तैयार हो जाओ। माँ की आवाज़ सुनकर नितिन भी उठ गया और दोनों तैयार होकर परिवार के बाकी सदस्य के साथ माता के मंदिर दर्शन के लिए चले गए। घर जाकर पहले ही दिन सुमन ने दीप्ति को घर के कामकाज में लगा दिया। नितिन दीप्ति को अपने पास बुला रहा था, पर सुमन ने दीप्ति को घर के काम में उलझा के रखा हुआ था। दोपहर का काम निपटाकर जब दीप्ति अपने कमरे में जा रही थी, तभी सुमन ने उसे तैयार होने को कहा और बताया कि आसपास के पड़ोस औरतें उससे मिलने आ रही हैं। सुमन ने अपनी पड़ोसी औरतों को पहले से ही न्योता दे रखा था। दीप्ति अपने साथ मायके से जो भी चीजें लेकर आई थी, उसका वो मजाक बनाना चाहती थी। सारे पड़ोसियों ने दीप्ति की खूबसूरती की बहुत तारीफ की। तभी सुमन दीप्ति की साड़ियाँ सबको दिखाकर उसका मजाक बनाने लगी। कितनी सस्ती साड़ियाँ लेकर आई है वगैरह वगैरह बोलकर दीप्ति को सबके सामने नीचे दिखाने की कोशिश की। दीप्ति को बहुत दुख हुआ, पर वो चुप रही। जब सब लोग चले गए तब वो कमरे में जाकर रोने लगी। नितिन ने उससे रोने का कारण पूछा। उसको मायके की याद आ रही है, ये कहकर नितिन को सच्चाई नहीं बताई। नितिन दीप्ति को चुप करा रहा था, तभी सुमन ने उसे फिर से बुलाकर घर के कामों में लगा दिया। रात को नितिन और दीप्ति टहलने के लिए बाहर जाने लगे तो सुमन ने उन्हें मना कर दिया। बेटा अपनी माँ की बात नहीं टाल सका। दूसरे दिन दीप्ति के मायके वाले पग फेरे की रस्म के लिए आने वाले थे। सुबह उठकर दीप्ति उसी की तैयारी में लग गई। दीप्ति खाना बना रही थी, तभी उसके मौसा जी और मौसी जी शिखा के साथ वहां आ गए। दीप्ति उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई,
थोड़ी देर बाद सब गांव जाने के लिए निकल पड़े। नितिन उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गया। 1 हफ्ते बाद सुमन अपनी बहू दीप्ति को वापस लेने गई। दीप्ति को समझ में आ गया था कि सुमन उसे पसंद नहीं करती, पर उसने धैर्य रखते हुए उनकी बड़ी सेवा की। सुमन के मुंह से निकले उससे पहले ही दीप्ति वो काम निपटा देती। होनहार दीप्ति जल्द ही अपने ससुराल के कामकाज और रहन सहन को सीख गई। फिर भी सुमन को खुश करना इतना आसान नहीं था। सुमन उसके काम में कोई न कोई कमियां निकालती रहती और बहस करती रहती। ये सब तभी होता जब नितिन घर से बाहर होता। घर के कामों से थकी दीप्ति कहीं न कहीं नितिन को समय देने में निष्फल हो रही थी। नितिन भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था। आखिरकार वो उसे बेइंतहा मोहब्बत जो करता था, इसीलिए उसने दीप्ति के साथ समय बिताने के लिए हनीमून जाने का प्लान बनाया। उसने अपने और दीप्ति के लिए 10 दिन की शिमला के टूर की टिकट करवा ली, जो सुमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर वो करती भी क्या। बेटे के फैसले के आगे वो चुप रही। दीप्ति टूर पे जाने की तैयारी में लग गई। 3 दिन बाद नितिन और दीप्ति टूर पर निकल पड़े। नितिन के हाथों में हाथ डाले दीप्ति आने वाले पल के सुनहरे सपने बुनने लगी। 5 घंटे के सफर के बाद बस होटल पर जाकर रुकी। सभी कपल बस से उतरे और अपना अपना सामान लेकर रूम की तरफ चल दिए। सफर के दौरान उनके अच्छे मित्र भी बने। होटल का रूम बहुत ही स्वच्छ और सुंदर था, जो कि 3रे माले पर था। बाहर से अच्छी हवा भी आ रही थी। खाना उन्होंने रूम में ही मंगवा लिया। खाना खाने के बाद दीप्ति नहाने चली गई। नितिन ने तो पहले ही से ही नहा लिया था। वो कमरे में परफ्यूम छिड़कने लगा। परफ्यूम की खुशबू से कमरे का वातावरण और भी रोमांचित हो उठा। नहाने के बाद दीप्ति ने तौलिया मांगा तो नितिन ने तौलिए के साथ दीप्ति के लिए जो नाइट सूट खरीदा था वो भी थमा दिया। छोटे कपड़े देखकर दीप्ति को पहले तो शर्म आई, पर आज के दिन का तो वो कब से इंतजार कर रही थी जब नितिन और वो अकेले हों। तो उसने वो कपड़े पहने और बाहर आई। दीप्ति को देख नितिन के दिल में बिजली दौड़ गई। उसने दीप्ति को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों प्यार के सागर में डूब गए। देखते ही देखते 10 दिन कैसे गुजर गए उन्हें पता भी नहीं चला। वे अपने जीवन की खूबसूरत यादों को समेटे हुए घर की तरफ चल पड़े। सुमन का व्यवहार दीप्ति के प्रति नहीं बदला, पर दीप्ति अब और भी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई थी। कुछ दिनों बाद नितिन को कंपनी के काम से 1 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। दीप्ति को पता था उसकी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। नितिन के रहते सुमन उसको ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, पर अब तो उनको खुला मैदान मिल जाएगा। नितिन के जाते ही सुमन ने दीप्ति को और ज़्यादा परेशान करना चालू कर दिया। वो बात बात पर उसे धमकाती, उसके छोटे छोटे कामों में कमियां निकालती। शिखा भी अपनी भाभी को कोई न कोई काम बताती रहती, उन्हें आराम से बैठने नहीं देती। माँ और बेटी दोनों दीप्ति को ताने मारते रहते। अकेली पड़ गई दीप्ति अपने कमरे में जाकर रो देती। उसकी दिक्कतें और भी बढ़ गई जब सुमन की बहन सुमित्रा मौसी उनके यहाँ रहने आई। सुमित्रा ने सुमन को खूब उकसाया। वो कहने लगी कि ये कैसी गरीब घर से बहू लेकर आ गई, ना ही इसमें कपड़े पहनने का सलीका है और ना ही बोलने का, एकदम देहाती लगती है। इससे अच्छा तो तुम मेरी बताई हुई लड़की से अपने बेटे की शादी करवाती। पता है उसके पिता उसके ससुराल वालों को बंगला गाड़ी देने वाले हैं और 100 तोला सोना भी। सुमित्रा की बातें सुनकर सुमन का लालच और भी बढ़ गया। जैसे जैसे सुमित्रा उसको उकसाती गई, दीप्ति पर अत्याचार और भी बढ़ते गए। दीप्ति अपने प्यार नितिन के लिए चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। उसने नितिन को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक दिन सुमित्रा सुमन के कानों में खुसुर फुसुर कर रही थी। दीप्ति को डर लग रहा था कि वो लोग उसके साथ कुछ गलत ना कर दें। वो सुमन के मुंह से टपकता लालच देख रही थी, पर उसने इस बात को अपने मन का वहम समझकर फेंक दिया। उस रात हमेशा की तरह सबके खाना खाने के बाद दीप्ति खाना खाने बैठी तो सुमन ने आवाज़ लगाई, बहू मेरे लिए 1 गिलास पानी तो लेकर आ, बड़ी प्यास लगी है। दीप्ति सुमन के लिए पानी लेकर गई, तभी सुमित्रा ने उसके खाने में जहर मिला दिया। भोली दीप्ति को जरा सा भी पता नहीं चला कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है।
वो जैसे ही खाना खाने जा रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। दीप्ति ने अपना फ़ोन उठाया तो सामने नितिन था। आज नितिन ने थोड़ा जल्दी ही फ़ोन कर दिया था। रोज़ तो वो देर से फ़ोन करता था। नितिन ने दीप्ति का हालचाल पूछा और बोला, पता नहीं क्यों आज मेरे मन में अजीब सी बेचैनी है। वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? दीप्ति बोली, हाँ यहाँ पर तो सब ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नितिन बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे तभी सुमन बोली, बहू जल्दी खाना खा लो, कितनी देर लगाओगी? न जाने दिन भर फ़ोन पर किससे बातें करती रहती हो। दीप्ति ने नितिन से कहा, अच्छा बाद में बात करती हूँ। ये कहकर फ़ोन उसने काट दिया और खाना खाने चली गई। खाना खाकर उसने घर का सारा काम खत्म किया, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसको उल्टियाँ होने लगी। उसने सुमन को बताया और डॉक्टर को बुलाने को कहा, पर सुमन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो नितिन को फ़ोन लगाने जा रही थी, पर उसको अपना फ़ोन कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि वो पहले से ही सिखाने कहीं छुपा दिया था। थोड़ी देर में दीप्ति की तबीयत और बिगड़ गई और उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। लालची सुमन को जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या अपराध कर डाला। लालच उन पर इतना हावी हो गया था। तीनों ने मिलकर दीप्ति को एक बड़े बैग में डाला और शहर से दूर सुनसान जगह पर जाकर दफना दिया। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ करके वहीं दफना दिया और वापस आकर सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे दिन सुबह करीब 9 बजे दीप्ति के फ़ोन पर नितिन ने कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसीलिए नितिन ने उसकी माँ को फ़ोन लगाया। सुमन ने घबराते हुए फ़ोन उठाया और बड़ी हिम्मत करके अपने बेटे से बात की। नितिन जब दीप्ति के बारे में पूछने लगा तो सुमन ने कहा कि दीप्ति ज़रूरी काम से बाहर गई है, तुम थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन करना। जब से बीबी आई है तब से माँ से तो बात करना ही नहीं। नितिन बोला, नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं कल घर वापस आ रहा हूँ, बस यही उसे बताना था। उसने माँ से बहुत सारी बातें की और फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद नितिन नहाने जा रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा तो वो दीप्ति का कॉल था। उसने फ़ोन उठाया और दीप्ति से खूब सारी प्यार भरी बातें की। दीप्ति ने भी उससे बहुत सारी बातें की और कहा, काश तुम मुझे भी अपने साथ ले जाते। शाम को भी जब नितिन ने दीप्ति को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया और थोड़ी देर बाद सामने से दीप्ति का कॉल आया। दूसरे दिन नितिन अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने पहले से ही फ्लाइट की टिकट बुक करवा रखी थी, तो वो फटाफट तैयार हुआ और अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकला। ये सफ़र एक दिन का था। दूसरे दिन वो अपने घर करीब शाम के 5 बजे पहुंचा। उसने घर की घंटी बजाई तो शिखा ने दरवाज़ा खोला। वो अपनी माँ के गले लगा और मौसी के पैर छुए। घर में सब मौजूद थे, पर दीप्ति उसे कहीं नज़र नहीं आई। तो उसने माँ से दीप्ति के बारे में पूछा। सुमन ने फिर से बहाना बनाया कि दीप्ति की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसे अचानक गांव जाना पड़ा। नितिन बोला कि दीप्ति ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो सुमन ने कहा कि वो जल्दी जल्दी में भूल गई होगी। तू अभी आया है, आराम से बैठ, पानी पी। शिखा पानी लेकर आई। नितिन ने पानी पिया, फिर उसे चैन नहीं आया था। वो बार बार दीप्ति को फ़ोन लगा रहा था, पर दीप्ति का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। नितिन ने गांव में उसकी माँ और पिताजी को फ़ोन लगाया, पर किसी ने उठाया नहीं। सुमन के मन को थोड़ी राहत मिली। सुमन बोली, इतना टेंशन मत ले, जब उसे टाइम मिलेगा वो फ़ोन कर लेगी। तू अभी थका हारा आया है, आराम से सो जा। सुमन की बात सुनकर नितिन खाना खाकर सोने चला गया। वो इतना थक गया था कि उसको तुरंत ही नींद आ गई। सुबह जब नितिन की आँख खुली और उसने मोबाइल में देखा तो दीप्ति के 2 मिस्ड कॉल थे। फिर उसने दीप्ति को फ़ोन लगाया और इस बार भी दीप्ति का फ़ोन स्विच ऑफ ही आया। सुमन पहले से ही जगी हुई थी। नितिन उसके पास गया और दीप्ति के मिस कॉल वाली बात उन्हें बताई। नितिन बोला कि 2 दिन से जब भी मैं दीप्ति को फ़ोन करता हूँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही होता है। उसके कॉल आते हैं, पर जब भी मैं कॉल करता हूँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। आखिर क्या बात हो सकती है? उसका मोबाइल तो ख़राब नहीं हो गया ना?
अगर ऐसा है तो वो मुझे कैसे फ़ोन करती है? आखिर क्या बात हो सकती है? नितिन की ये बातें सुनकर शिखा, सुमित्रा मौसी और सुमन का चेहरा फीका पड़ गया। उन तीनों के होश उड़ गए। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे कि आखिरकार मरी हुई दीप्ति कैसे बात कर सकती है। तीनों खामोश खड़े रहे। नितिन ने एक बार फिर से फ़ोन लगाया पर नहीं लगा, तो उसने स्वयं ही गांव जाने का फैसला कर लिया। सुमन और मौसी जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो तो अपना सामान लिए घर से निकल पड़ा। इधर सुमन, सुमित्रा और शिखा की हालत बहुत गंभीर हो गई। वो तो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिरकार मरी हुई दीप्ति ने फ़ोन किया कैसे? कहीं वो जिंदा तो नहीं, बच तो नहीं गई? हमने तो ठीक से चेक किया था, वो मर गई थी। हमने ही उसे दफनाया और हमने उसे जहाँ दफनाया वहाँ पर कोई और भी तो नहीं था। सुमन पागलों की तरह बोले जा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। सुमन ने देखा तो मोबाइल में दीप्ति के उसी फ़ोन का नंबर दिखाई दिया जो उन्होंने उसकी लाश के साथ दफन किया था। सुमन तो बेहोश हो गई। सुमित्रा ने उन्हें पकड़कर सोफे पर लेटाया। शिखा दौड़कर पानी का ग्लास लेकर आई और सुमन पर पानी छिड़कने लगी। सुमन होश में आई। फ़ोन की घंटी अभी भी बज रही थी। सुमन ने हिम्मत करके फ़ोन उठाया तो सामने से दीप्ति की आवाज़ आई। वो बोली, माँ जी मेरा क्या कसूर था? दीप्ति की आवाज़ सुनकर वो फिर से बेहोश हो गई। तो सुमित्रा मौसी ने फ़ोन को उठाया और अपने कानों से लगाया। सामने से बोली दीप्ति, मौसी जी आपने मुझे क्यों मार दिया? आखिर मेरा क्या कसूर था? दीप्ति की आवाज़ सुनते ही सुमित्रा जी डर गईं। उन्होंने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक दिया। सुमन अभी तक बेहोश थी। फ़ोन में फिर से घंटी बजने लगी। सुमित्रा और शिखा ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिखा आगे बढ़ी और फ़ोन में देखा तो दीप्ति का ही नंबर उसे दिखाई दिया। उसने हिम्मत करके फ़ोन उठाया तो सामने से दीप्ति की आवाज़ आई, तुम तो मेरी बहन जैसी थी, तुमने भी मुझे क्यों नहीं बचाया और इनका साथ दिया? शिखा डर गई। उसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। सुमन को धीरे धीरे होश आया। सब डर गए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शिखा बोली, दीप्ति भाभी की रूह भटक रही है, वो हम सबको मार डालेगी, वो हम सबसे बदला लेने आई है। सुमन और सुमित्रा मौसी ने भी हामी भरी और अपने पर आई मुसीबत का समाधान ढूंढने में लग गई। उधर नितिन दीप्ति के गांव पहुंचा। दीप्ति के माता पिता को वहां सही सलामत देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने उनसे दीप्ति के बारे में पूछा। दीप्ति के माँ बाप ने उसे बताया कि उन्होंने एक हफ्ते से दीप्ति से बात ही नहीं की। नितिन बोल उठा, आप तो बीमार थी और इसीलिए वो यहाँ आई थी। दीप्ति के पापा बोले, नहीं, उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक है और दीप्ति भी हमसे मिलने यहाँ नहीं आई। हमने 1 महीने से अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा और ना ही 1 हफ्ते से उससे कोई बात की। जब भी फ़ोन लगाते वो काम में व्यस्त होती और 2-3 दिन से तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा है। हमने सुमन को फ़ोन किया पर उन्होंने भी हमसे ठीक से बात नहीं की। फिर हमने बेटी को ससुराल में बार बार फ़ोन करके परेशान करना ठीक नहीं समझा, इसीलिए फ़ोन नहीं किया। और आज तुम यहाँ आकर कह रहे हो कि दीप्ति हमसे मिलने यहाँ आई है। आखिर हमारी बेटी कहाँ गई? वो अपने ससुराल में भी नहीं और ना ही यहाँ आई है, तो वो कहाँ चली गई? दामाद जी, आप हमारी बेटी को ढूंढ के ले आओ। दीप्ति की माँ जोर जोर से रोने लगी। नितिन बोला, आप चिंता ना करें, वो जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ लूँगा, वो सही सलामत होगी। नितिन ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और पूछा, माँ तुम तो ये कह रही थी कि दीप्ति की माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए वो गांव गई हुई है, पर वो तो यहाँ पर आई नहीं। सुमन बोली, वो तो हमें यही बता करके गई थी कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए उसे गांव जाना पड़ेगा। वो हमसे झूठ बोलकर आखिर कहाँ चली गई? नितिन ने कहा, कोई बात नहीं माँ, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। नितिन और दीप्ति के पिताजी पुलिस स्टेशन गए और दीप्ति के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। गांव के पुलिस ऑफिसर ने नितिन को पूछा कि उसको किसी पर शक है क्या, तो नितिन ने जवाब दिया, नहीं, दीप्ति तो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, उसका भला कौन दुश्मन हो सकता है। पुलिस ऑफिसर ने दीप्ति के पिताजी को भी पूछा कि उनको तो किसी पर शक नहीं है ना? दीप्ति का शादी से पहले किसी के साथ अफेयर तो नहीं था ना?
दीप्ति के पिताजी ने कहा, नहीं, वो तो बड़ी सीधी सादी और सरल लड़की थी, और ऐसा कुछ होता तो वो हमें ज़रूर बताती। पुलिस ने वापस दीप्ति के पिताजी को पूछा कि ससुराल में तो उसे कोई समस्या नहीं थी ना। दीप्ति के पिताजी ने कहा, नहीं, हमारे दामाद जी तो बड़े भले इंसान हैं। उसकी सास और ननद भी उससे अच्छा व्यवहार करती थी। उसने कभी हमारे सामने उनकी शिकायत नहीं की। पुलिस ने उनसे कहा, ठीक है, आप घर जाइए, हम जल्द ही छानबीन शुरू करते हैं। अगर कुछ भी पता चले तो हम आपको बताएंगे। नितिन और दीप्ति के पिता घर आए। नितिन दीप्ति के माता पिता को संभालने के लिए गांव में ही रुक गया। उसके मन में दीप्ति के बारे में ही ख्याल दौड़ रहे थे, आखिर वो कहाँ चली गई होगी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। वो दीप्ति का नंबर था। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से दीप्ति बोली, नितिन, नितिन, मुझे बचा लो। नितिन ने कहा, तुम कहाँ हो दीप्ति, तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। मेरी माँ ने बताया कि तुम गांव आई हुई हो। मैं तो तुमसे मिलने इधर आ गया, पर तुम यहाँ भी नहीं हो। आखिर तुम हो कहाँ? सामने से दीप्ति बोली, मैं, और उसका कॉल कट गया। नितिन और बेचैन हो गया। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को दीप्ति के कॉल के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत वापस दीप्ति को कॉल लगाया, पर फिर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। पुलिस ऑफिसर ने दीप्ति का फ़ोन ट्रेस करने का हुक्म दे दिया और नितिन को दिलासा देकर घर जाने को कहा। जैसे ही नितिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, फिर से दीप्ति का कॉल आया। वो तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर वापस गया और पुलिस अफसर को अपना फ़ोन दिखाया, जिस पर दीप्ति का कॉल आ रहा था। पुलिस ऑफिसर ने देखा और तुरंत फ़ोन ट्रेस करने का हुक्म दिया, पर फ़ोन ट्रेस नहीं हो रहा था। तभी नितिन ने बताया कि मैं पिछले 2-3 दिनों से जब भी उसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ दिखता है। बाद में उसका कॉल मेरे फ़ोन पर आता है और हम ढेर सारी बातें करते हैं, और आप कह रहे हैं कि फ़ोन ट्रेस नहीं हो रहा है। अब मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी थी। प्लीज़ आप जल्द ही कुछ कीजिए। पुलिस ऑफिसर बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी नितिन के मोबाइल पर उसके पड़ोसी का फ़ोन आता है। वो बताता है कि नितिन, तुम्हारे घर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। नितिन ये बात पुलिस को बताता है। पुलिस ऑफिसर शहर की पुलिस को नितिन के घर जाकर छानबीन करने को कहते हैं। शहर की पुलिस ने नितिन के घर जाकर घर का दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। नितिन, दीप्ति के माता पिता और गांव के पुलिस ऑफिसर भी शहर के लिए रवाना हो गए थे। वो भी वहां आ पहुंचे। नितिन ने भी घर का दरवाज़ा खटखटाया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसीलिए पुलिस ऑफिसर ने दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दे दिया। हवलदारों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब सब घर के भीतर गए तो घर के अंदर का मंजर बहुत ही भयावह था। वहां पर कोई तांत्रिक विधि की जा रही थी। सुमित्रा मौसी ने दीप्ति की आत्मा को वश में करने के लिए एक तांत्रिक बाबा को बुलवाया था। वे मंत्र बोल रहे थे। सामने शिखा अजीब वेश में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी। वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। हवलदारों ने तांत्रिक बाबा को पकड़ लिया। पुलिस ऑफिसर ने जब पूछा कि ये क्या चल रहा है, तो सुमित्रा मौसी ने जवाब दिया कि दीप्ति की आत्मा ने शिखा को अपने वश में कर लिया है। नितिन बोला, मौसी ये क्या कह रही हो, दीप्ति की आत्मा? पर मेरी दीप्ति तो जिंदा है। वो मुझे रोज कॉल किया करती है, और आप कह रहे हो कि शिखा में दीप्ति की आत्मा है। नितिन शिखा के सामने जाकर उसे दोनों हाथों से पकड़कर बोलने लगा, दीप्ति, ये मौसी क्या कह रही हैं? शिखा के अंदर तुम्हारी आत्मा है। तभी शिखा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसके शरीर में से दीप्ति की आत्मा बाहर आई। ये देखकर नितिन और इंस्पेक्टर तथा दीप्ति के माता पिता की आंखें खुली की खुली रह गईं। सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने दीप्ति की आत्मा खड़ी है। दीप्ति के माता पिता उसे देखकर रोने लगे। नितिन भी अपने शरीर को संभाल नहीं सका और वहीं बैठ गया। दीप्ति की आत्मा बोली, माँ, पिताजी, इन लोगों ने मुझे मार दिया। दीप्ति की माँ बेटी बेटी बोलकर दीप्ति को गले लगाने गई, पर वो उसे गले नहीं लगा सकी। दीप्ति की आत्मा नितिन के सामने आई और बोली, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं माँ की असलियत तुम्हें बताना चाहती थी।
माँ सदा मेरे साथ बुरा व्यवहार करती रही। जब तुम घर आते तो वो अच्छे से पेश आती और तुम्हारे बाहर जाते ही मुझे कभी कभी मारती भी थी। शिखा भी मुझे बहुत तंग करती थी। दोनों मुझे दहेज के लिए परेशान किया करते थे, ताने देते रहते थे। पर मैंने तुम्हें या मेरे माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब तुम यहाँ नहीं थे तो सुमित्रा मौसी यहाँ रहने आई और उन्होंने माँ के लालच को और भड़काया। उन्होंने मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मार दिया और सुनसान जगह पर ले जाकर मेरी लाश को दफना दिया। नितिन को जब पता चला कि उसकी माँ ने ही दीप्ति को दहेज के लालच में आकर मार डाला तो ये सुनकर वो आग बबूला हो गया। वो उसकी माँ पर चिल्लाने लगा। पुलिस ने उसे रोक लिया। अचंभित पुलिस ऑफिसर ने दीप्ति से पूछा, उन्होंने तुम्हें कहाँ दफनाया है? क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगी? दीप्ति की आत्मा ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और सबको उस जगह पर ले गई जहाँ उसे दफनाया था। वहाँ गड्ढा खोदा गया तो वहाँ से एक औरत की लाश बरामद हुई और एक बंद मोबाइल भी मिला। पोस्टमार्टम में पता चला कि वो दीप्ति की ही लाश थी। शिखा, सुमन और सुमित्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। तब जाकर दीप्ति की आत्मा को शांति मिली और उसे मुक्ति मिली। दीप्ति अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी माँ ने ही उसे मार डाला है। ये बात नितिन बर्दाश्त नहीं कर सका और मानसिक रूप से बीमार हो गया। दीप्ति दीप्ति बोलते बोलते वो इधर उधर भटकता रहा। उसे किसी बात की भी सुध बुध नहीं रही। एक दिन दीप्ति को बेइंतहा मोहब्बत करने वाले नितिन ने ट्रेन के नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। सुमन को इस बात का समाचार दिया गया कि उनका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ, पर क्या फ़ायदा। उन्होंने अपने ही हाथों से अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था और सब कुछ गवा दिया था। पैसों के लालची और दहेज के भूखे लोग खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनते हैं। दहेज के लालच में कैसे माता पिता अपने बेटे की खुशियां भूल जाते हैं। दहेज बेटे की खुशियों से बढ़कर तो नहीं होता, फिर क्यों? आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।